प्रभावी संप्रेषण इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संप्रेषण से तात्पर्य है सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण। लेकिन यह स्थानांतरण किस प्रकार का है, इसकी सफलता के मापदंड क्या हैं, इसके प्रभावी फलस्वरूप का मूल्यांकन कैसे हो, इन सभी का विश्लेषण प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत किया जाता है। अतः प्रभावी संप्रेषण हेतु कुछ निर्धारित मानदंड निम्नवत हैं। संप्रेषित सूचना पूर्ण रूपेण होनी चाहिए, अर्थात आधी अधूरी सूचना का संप्रेषण अर्थ का अनर्थ कर सकता है। जो कि सूचना भेजी जाए वह बोधजन्य होनी चाहिए, ताकि सूचना प्राप्त करने वाला सूचना को गहनता से समझ सके एवं उसके प्रत्येक पक्ष का गहन अध्ययन कर सके। संप्रेषण के समय तकनीकी संसाधनों की बहुलता के साथ साथ उनका सही अवस्था में रहना आवश्यक होता है, अन्यथा प्रेषक किस सूचना को संप्रेषित कर रहा है और प्राप्तकर्ता उस सूचना को किस प्रकार सुन रहा है या फिर सुन रहा भी है कि नहीं, ये सारी बातें महत्व रखती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि सारी बातें महत्व रखती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रौद्योगिकी की सीमाओं की वजह से प्रेषक कहता कुछ और सूचना प्राप्त करने वाला उसका अर्थ लगाना, मीनिंग समझना कुछ और करता है। संप्रेषण के समय भाव भंगिमा बहुत महत्व रखती है, अर्थात सुखद सूचनाएं गलत भाव भंगिमा के साथ असफल हो जाती हैं, जबकि दुखद सूचनाएं भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण करती हैं। अतः वेशभूषा, बातचीत एवं व्यवहार का तरीका सूचना संप्रेषण के समय सूचना के सामंजस्य स्थापित करने वाला होने चाहिए। संप्रेषण का अत्यधिक उपभोग कक्ष अध्ययन के दौरान देखने को मिलता है, क्योंकि संप्रेषण शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य सफल अधिगम को बढ़ावा देता है, जबकि प्रभावी संप्रेषण के अभाव में अधिगम और कक्ष वातावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। प्रभावी संप्रेषण के प्रकार, टाइप ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वस्तुतः प्रभावी संप्रेषण वाचिक एवं अवाचिक रूप में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कक्ष अध्ययन में भी यह प्रभावी होता है, जिनका वर्णन निम्नवत है। पहला, वाचिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन। मानव की सबसे बड़ी विशेषता उसकी वाचिक या शाब्दिक भाषा है, इसलिए प्राणियों में मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जबकि अन्य प्राणी केवल ध्वनि एवं संकेत पर निर्भर होते हैं। इस संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषक अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने के लिए लिखित भाषा के रूप में शब्दों के रूप में बोलकर करता है। वाचिक शाब्दिक संप्रेषण को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। मौखिक संप्रेषण। पहला है मौखिक संप्रेषण। जिस संप्रेषण में बोलकर क्रिया की जाती है उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी संदेश को बोलकर उच्चारित करना अथवा जो संदेश बिना लिखे हुए पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। इसमें दो पक्ष, प्रेषक और प्राप्तकर्ता होते हैं। इस संप्रेषण में भाषा प्रमुख रूप से मौखिक होती है। इस प्रकार के संप्रेषण के द्वारा ही मानवीय संबंधों की स्थापना होती है, जैसे सार्वजनिक स्थान, संगठन अथवा घर। इन सभी में मौखिक संप्रेषण ही व्यक्तियों की आपस में एक सूत्र में जोड़ते हैं। उल्लेखनीय है कि संप्रेषण की इस क्रिया में प्रयुक्त होने वाले माध्यम को मौखिक माध्यम कहा जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख मौखिक माध्यम निम्नलिखित हैं। प्रत्यक्ष या आमने सामने वार्तालाप, सभा, सम्मेलन, भाषण, टेलीफोन पर वार्तालाप, साक्षात्कार, रेडियो प्रसारण, सामूहिक संवाद, विचार संगोष्ठी। मौखिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है ध्वनि प्रबलता। संप्रेषण के दौरान शिक्षक की गति की प्रबलता उसकी ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। कौन सी सूचना किस प्रबलता से दी जानी है, यह शिक्षक की ध्वनि की आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया से संप्रेषण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में होता है। जैसे कक्षा में हो रहे शोर को कम करने के लिए शिक्षक की ध्वनि का डेसिबल अधिक होना चाहिए, वहीं कक्षा के शांत वातावरण में अधिगम्य कम डेसिबल में होना चाहिए। दूसरा है वाक्य प्रवाह।
शिक्षक कक्षा में यदि अधिक वाक्य प्रवाह से कोई सूचना दे रहा है, एक तरफ श्रोता के मध्य उनका संप्रेषण सही नहीं होगा और दूसरी तरफ संप्रेषण का उद्देश्य प्रभावी नहीं होगा। अतः सूचना की प्रभावशीलता के अनुसार वाक्य का प्रवाह संप्रेषण के दौरान होना चाहिए। स्पष्ट उच्चारण एवं सही शब्दों का प्रयोग संप्रेषण को प्रभावशाली बनाते हैं। कक्षा में जब संप्रेषण के दौरान स्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं होता है तो संप्रेषण का मूल उद्देश्य नष्ट हो जाता है। मौखिक संप्रेषण के लाभ। मौखिक संप्रेषण सहज एवं त्रुटि रहित होता है। संप्रेषण के दौरान होने वाली गलतियां कम होती हैं। सूचना प्रसारण में कम समय लगता है और संसाधनों पर व्यय भी बचत होती है। इसमें कई लोगों को एक साथ संप्रेषित किया जाना आसान होता है। तकनीकी संसाधनों के अभाव की वजह से गोपनीयता बनी रहती है। इसमें वाचिक संप्रेषण के साथ साथ हाव भाव एवं भावभंगिमा के माध्यम से भी संप्रेषण होता है। तुरंत फीडबैक मिलने की वजह से यह संप्रेषण आगे की कार्यवाही हेतु लाभकारी होता है। इस संप्रेषण में शब्दों का चयन प्रेषक एवं श्रोता दोनों की सुविधानुसार होता है। साथ ही उत्पादन में वृद्धि करने वाला होता है, क्योंकि संप्रेषण के दौरान एक दूसरे के लिए सम्मानजनक शब्दों का उपयोग किया जाता है। मौखिक संप्रेषण की कमियां। लिमिटेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक संप्रेषण स्थायी नहीं होता है, क्योंकि संप्रेषण के दौरान किसी भी तकनीकी संसाधन का प्रयोग नहीं होता है। साथ ही पेन और पेपर भी साक्ष्य के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौखिक संप्रेषण सफल नहीं माना जाता है, क्योंकि कई बार संप्रेषण के दौरान दुभाषीय के माध्यम से किए गए अनुवाद अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसके अतिरिक्त संप्रेषण में गोपनीयता भंग होती है। मौखिक संप्रेषण बृहद क्षेत्र में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे लिखित संप्रेषण। रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में जब प्रेषक कोई सूचना अथवा संदेश लिखित में संप्रेषित करता है तो वह लिखित अमौखिक संप्रेषण कहलाता है। ऐसे संदेशों के लिए जिन्हें स्थायी और भविष्य में के संदर्भ में सुरक्षित रखना हो, लिखित संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। लिखित संप्रेषण में शब्दों की स्पष्टता एवं वाक्यों में पूर्णता का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को उक्त संदेश समझ में आ सके। लिखित संप्रेषण के अभाव में किसी व्यापार का संचालन संभव नहीं है। इस संप्रेषण के माध्यम से संदेशों के रिकॉर्ड की सुरक्षित रखा जाता है। लिखित संप्रेषण के लिए किसी भाषा, कूट, संकेत आदि का प्रयोग किया जाता है। लिखित संप्रेषण के कुछ प्रमुख माध्यम निम्नलिखित हैं। पत्र, समाचार पत्र, ईमेल, सूचना, प्रश्नावली, चित्र, फैक्स, चार्ट। लिखित संप्रेषण के लाभ। लिखित संप्रेषण के लिखित साधनों में संपादन एवं संशोधन के कारण त्रुटि की संभावना कम रहती है। लिखित संप्रेषण साक्ष्य के तौर पर कई जगह सुरक्षित रख लिए जाते हैं। इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच वर्तमान संप्रेषण नहीं होता है, इसलिए दोनों का एक साथ रहना आवश्यक नहीं है। कम संसाधनों की वजह से लिखित संप्रेषण कई लोगों एवं विभागों के बीच किया जा सकता है। कई सरकारी विभागों में लिखित संप्रेषण को अधिकृत माना जाता है, अतः ऐसे विभागों के लिए लिखित संप्रेषण कारगर होता है। लिखित संप्रेषण की कमियां। तकनीकी संसाधनों की प्रचुरता की वजह से लिखित संसाधन विश्वसनीय नहीं रह गया है। कई बार एडिट करने वाले सॉफ्टवेयर की सहायता से सूचना में परिवर्तन संभव हो जाता है। लिखित संप्रेषण से प्राप्तकर्ता तथ्यों की अलग अलग व्याख्या के माध्यम से प्रभावित होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेषक ने जो लिखित संप्रेषण किया है उसकी व्याख्या प्राप्तकर्ता द्वारा अलग तरीके से की गई। लिखित संप्रेषण में मौखिक संप्रेषण से अधिक समय लगता है। मौखिक संप्रेषण की तुलना में लिखित संप्रेषण में संसाधनों, टाइपराइटर, टाइपिस्ट,
बिजली, पंखा, कमरा आदि की अधिक आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे कि हमने देखा वाचिक संप्रेषण में और मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण को। प्रभावी संप्रेषण के प्रकार में हमने पहला पढ़ लिया वाचिक संप्रेषण। अब हम पढ़ेंगे अवाचिक, गैरवाचिक या अशाब्दिक संप्रेषण। इस प्रकार के संप्रेषण में किसी भी प्रकार के भाषागत शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत चिन्हों, लक्षणों, संकेतों तथा सूचित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें विचारों, भावनाओं एवं अभिव्यक्तियों को बिना शब्दों के प्रयोग के अर्थात अव्यवस्थित रूप से व्यक्त किया जाता है। प्रारंभ में जब मानव सभ्यता में शब्दों की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय भी व्यक्ति अपने संदेशों का संप्रेषण संकेत एवं चिन्हों के माध्यम से ही करता था। किंतु आज 21वीं शताब्दी में मानव सभ्यता विकसित हो गई है तथा सूचना और संप्रेषण के आधुनिक साधन उपलब्ध हो गए हैं। इसके उपरांत आज भी अवाचिक संप्रेषण आवश्यक है, क्योंकि वह भाविक विचार संदेश जो हजारों शब्दों द्वारा भी संप्रेषित नहीं हो पाता, वह मात्र संकेत, चिन्ह, भाव, भंगिमा के द्वारा कुछ पलों में ही संप्रेषित किया जा सकता है। यह संप्रेषण का एक शक्तिशाली व प्राकृतिक माध्यम है। अवाचिक संप्रेषण के प्रकार। पहला है ध्वनि संकेत। ध्वनि की गति, आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य के अनुसार ध्वनि संकेत में भाषा के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कार्यालय में बर्जर, स्कूल में घंटी, एम्बुलेंस में सायरन की आवाज़, युद्ध के समय ब्लैकआउट तथा पुराने समय में शंखों की ध्वनि युद्ध प्रारंभ और समाप्ति पर, तथा शादियों में शहनाई की आवाज़ आदि। दूसरा है दृश्य संकेत। भाषा में ड्राइंग, चार्ट, चित्र, पेंटिंग, फोटोकॉपी, खुदाई, प्रतिमा, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर लाल, गहरी व पीली रोशनी आदि, जो अपने अलग अलग अर्थों में सभी को संप्रेषित करती हैं। तीसरा है पार्श्व भाषा। पार्श्व भाषा भी अवाचिक संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। पार्श्व भाषा मौखिक संप्रेषण की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाती है। मौखिक संप्रेषण में शब्द होते हैं, जबकि पार्श्व भाषा अवाचिक होती है। चौथा है दैहिक भाषा अथवा बॉडी लैंग्वेज। मनुष्य का शारीरिक संचालन, भाव भंगिमा, ध्यान मुद्रा, दृष्टि संबंध, आवाज़ में उतार चढ़ाव आदि को दैहिक भाषा के माध्यम के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह माध्यम अपने संदेशों व विचारों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करते हैं। इसके अंतर्गत हाथों से संकेत करना, मुंह में हिलाना, हाथ हिलाना इत्यादि को शामिल किया जाता है। पांचवा है वेशभूषा। व्यक्ति की वेशभूषा से सामने वाले की मन स्थिति को जाना जा सकता है। व्यक्ति की वेशभूषा, संस्कृति व्यक्ति के विचार, व्यवहार, पृष्ठभूमि आदि को समझाने में सहायता करती है। छठवां है निकटता। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ रहता है या उससे ज़्यादा जुड़ा रहता है, तो दोनों एक दूसरे की मन स्थिति को जान लेते हैं, जो उनके निकटतम संबंध को प्रकट करता है। सातवां है स्पर्श। किसी व्यक्ति द्वारा स्नेहवश किसी के गाल को थपथपाना, दुख की घड़ी में किसी के सिर पर या कंधे पर हाथ रखना, गले मिलना, दोस्तों के से साथ हाथ मिलाना आदि सभी में स्पर्श की भूमिका होती है। स्पर्श के माध्यम से भावना का आदान प्रदान होता है। गैरवाचिक अवाचिक संप्रेषण के पहलू। पहला है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स शरीर की गति एवं उसके संचार की व्याख्या है, जैसे चेहरे का हाव भाव और संकेत, जो कि शरीर के किसी भी हिस्से या पूरे शरीर से संबंधित असामान्य व्यवहार के गैरवाचिक संप्रेषण का ही एक प्रकार माना जाता है। गैरवाचिक संप्रेषण के दौरान शरीर के अलग अलग भागों का संप्रेषण में योगदान होता है, जैसा कि ईरान के रहने वाले मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियन का मानना है कि संप्रेषण के दौरान शब्दों का 7%, स्वर को बोलने के तरीके का 38% और शरीर की भाव भंगिमा का उपयोग 50% होता है। मेहराबियन ने इसे 7%, 38% और 50% का नियम नाम दिया है।
दूसरा है मेटा संप्रेषण। संप्रेषण का मूल उद्देश्य सूचना को गंतव्य तक पहुंचाना होता है। सूचना सही और गलत दोनों रूपों में पहुंच सकती है। वस्तुतः संचारक के द्वारा जो संदेश बोला जाता है और प्राप्तकर्ता तक जो संदेश पहुंचता है, उनमें कुछ अंतर हो जाता है। सभी अशाब्दिक संकेत जैसे बात करने का तरीका, चेहरे की अभिव्यक्ति आदि संदेश को अच्छे ढंग से भी पहुंचा सकते हैं और बुरे ढंग से भी। ऐसी स्थिति को समझने की प्रक्रिया ही मेटा संप्रेषण कहलाती है। तीसरा है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक गैरवाचिक संप्रेषण का एक प्रकार है जो कि वक्ता की भाषा गुणवत्ता व भाषा को कहने के तरीके पर निर्भर करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने स्थानीय क्षेत्र के विषय में बात नहीं करता, लेकिन उसकी भाषा शैली, भाव भंगिमा इत्यादि के आधार पर यह अनुमान लिया जाता है कि वक्ता अमुक क्षेत्र या देश से संबंधित है। इस तरह की भाषा को ही पैरालिंग्विस्टिक कहते हैं, जो भाषा या वार्ता के साथ साथ चलती रहती है। गैरवाचिक संप्रेषण से संबंधित शब्दावली। ओल्फैक्टिक्स। ओल्फैक्टिक्स संप्रेषण में सुगंधित वस्तुओं का उपयोग ओल्फैक्टिक्स कहलाता है। ओकुलेसिक्स संप्रेषण के दौरान नेत्र पलकों का उपयोग करने की कला ओकुलेसिक्स कहलाती है। प्रोक्सेमिक्स, यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े नेता के पास बैठा है तो इसका अर्थ यह है कि उसका पद ऊंचा है। इस प्रकार का संप्रेषण प्रोक्सेमिक्स कहलाता है। ऑब्जेक्टिक्स। ऑब्जेक्टिक्स संप्रेषण में वस्तु आदि का प्रयोग करना, जैसे कि किसी वस्तु की ओर इंगित करना। क्रोनेमिक्स, समय को महत्व देना, अर्थात किसी समय क्या बात बोलनी है आदि। जापानी या यूरोपीय लोग भारतीय लोगों की तुलना में अत्यधिक समयबद्ध होते हैं। यह भी एक प्रकार से संप्रेषण का ही भाग है। गुस्ट्रिक्स, स्वाद का प्रयोग। हैप्टिक्स, स्पर्श का प्रयोग करना। तीसरा है, हमने देखा वाचिक व अवाचिक संप्रेषण। अब हम देखेंगे अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण। संप्रेषण में दो या दो से अधिक संस्कृतियों के बीच सूचनाओं, उनके रहन सहन, खान पान, भाषा आदि का आदान प्रदान होता है। अंततः सांस्कृतिक संप्रेषण में भिन्न संस्कृति तथा सामाजिक समूहों के मध्य संप्रेषण होता है। इसमें एक संस्कृति को दूसरे पर संप्रेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचाया जाता है। एक संस्कृति को दूसरे पर संप्रेषण के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इस संदर्भ में एडवर्ड टी हॉल ने कहा है कि संस्कृति संप्रेषण की और संप्रेषण संस्कृति है। इस संप्रेषण में कम से कम दो भिन्न संस्कृतियां पृष्ठभूमि वाले पक्षों का होना आवश्यक होता है। इसकी सहायता से यह समझना सरल होता है कि विश्व के विभिन्न देशों के लोग कैसे संवाद करते हैं, विश्व को कैसे देखते हैं तथा क्या अनुभव करते हैं आदि। इस संप्रेषण सामाजिक गुणों, सोच प्रारूप तथा विश्व की विभिन्न संस्कृतियों पर केंद्रित पाया जाता है। यह कौशल के विकास का प्रमुख भाग है जो सामाजिक विज्ञान, पहचान आदि के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में संप्रेषण को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण की विशेषताएं। पहला, अंतः सांस्कृतिक अभिसरण अपेक्षाकृत बंद समाजों में पाया जाता है, अतः बाह्य संप्रेषण न के बराबर होता है। दूसरा है, इसके अंतर्गत सामाजिक बुद्धिमत्ता को संस्कृतियों के मध्य प्रभावी रूप से कार्य करने की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है। तीसरा है, प्रत्येक जाति में स्वयं की रक्षा करने के एक आदर्श स्वरूप का प्रमाण मिलता है, लेकिन इन स्वरूपों को भी सांस्कृतिक आधार अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण में से ही मिलता है, जो कि मनुष्य की प्रत्येक संस्कृति में पाया जाता है। चौथा है, अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण के अंतर्गत पहचान और संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। पांचवा है,
अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए संबंधपरक अर्थ और पहचान के अर्थ को देखना महत्वपूर्ण होता है। अतः सार्थक संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए आत्मिक समर्थन की आवश्यकता होती है। छठवां है, सांस्कृतिक स्वरूपों में विविधता देखने को मिलती है। प्रायः ये स्थिर एवं सजातीय होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें अंतर होता है। अतः संस्कृति के बाहर जाकर संप्रेषण करना सही नहीं रहता है। इसलिए यह स्वीकार किया जाता है कि दो संस्कृतियों के मध्य अंतर जितना अधिक होगा, उनके मध्य संप्रेषण में उतनी ही बाधाएं आएंगी। प्रत्येक संस्कृति ने अपने शब्दों, अशाब्दिक संकेतों और प्रतीकों की भिन्न भिन्न व्याख्या की है। उदाहरण के लिए, एक संस्कृति में गले मिलना उचित माना जाता है, तो कहा जा सकता है कि किसी अन्य संस्कृति में इसको अनुचित माना जाए। चौथा, सामूहिक संप्रेषण। यह संप्रेषण कुछ लोगों के समूह के बीच होता है, जिनका उद्देश्य समान होता है। यह अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का विस्तार होता है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर विचार, दक्षता, रुचि को साझा करते हैं। यह लोगों को एक साथ आने और अपने विचार व अनुभव को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। यह लोगों के संप्रेषण कौशल में वृद्धि करता है। सामूहिक संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने हेतु समूह के विषय में जानना आवश्यक है। कोई सामूहिक संप्रेषण कितना सही है, प्रतिपुष्टि किस रूप में मिलेगी आदि, यह समूह के प्रमुख और समूह के सदस्यों के परस्पर संबंधों पर निर्भर करता है। सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत सामूहिक निर्णय लेने, आत्म अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि आदि को सम्मिलित किया जाता है। पांचवा है कक्षा संप्रेषण। यह शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण संप्रेषण है। इसमें दो मुख्य पक्ष अध्यापक एवं शिक्षार्थी होते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करना कक्षा संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। यह संप्रेषण प्रक्रिया शिक्षक, शिक्षार्थी, संदेश और संप्रेषण मीडिया जैसे कारकों पर निर्भर करती है। यह संप्रेषण ज्ञान, समझ, विश्लेषण तथा संश्लेषण क्षमता के विकास में सहायक होता है। इसमें संप्रेषण संकेतों पर आधारित होता है। इसमें शिक्षक मुख्य प्रेषक होता है और शिक्षार्थी प्राप्तकर्ता। हालांकि शिक्षार्थी भी प्रतिपुष्टि के पश्चात सूचनाओं को वापस भेजता है। संप्रेषण साधनों की उपलब्धता के कारण यह वर्तमान में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। कक्षा संप्रेषण कौशल को अभ्यास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है। कक्षा संप्रेषण की प्रक्रिया को इस प्रकार समझा जा सकता है: प्रेषित करना, सुनना, समझना, पूछना आदि। कक्षा संप्रेषण के आवश्यक तत्व: पहला, कक्ष के वातावरण को जीवंत बनाए रखने के लिए अधिगम स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रश्न पूछने तथा जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता हो। दूसरा है, उत्तम शिक्षण के लिए एक ज्ञानी शिक्षक का होना आवश्यक होता है। ज्ञानी शिक्षक अधिगम को सफल एवं सार्थक बनाते हैं। तीसरा है, कक्ष में अनुशासन होना चाहिए, ताकि शिक्षक को शिक्षार्थी दोनों के मध्य अधिगम को लेकर सही संप्रेषण हो सके। चौथा है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य आत्मिक भाव, लगाव का होना आवश्यक होता है। बिना आत्मिक लगाव के अधिगम को सफल नहीं बनाया जा सकता है। पांचवा है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संप्रेषण लगातार होना चाहिए, ताकि अधिगम में बाधा उत्पन्न न हो, क्योंकि कई बार शिक्षक क्या, कैसे, क्यों का अधिगम कर रहा है, लेकिन शिक्षार्थी को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे अधिगम का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अतः संप्रेषण के द्वारा इस समस्या को दूर किया जाना आसान होता है। छठवां है, शिक्षक को समय समय पर विद्यार्थियों के माता पिता से भी संपर्क करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की कमियों के विषय में माता पिता को अवगत किया जाना आसान होता है। साथ ही बालक के अधिगम में आ रही समस्या के विषय में भी शिक्षक को जानकारी हो जाती है। इस तरह से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। और सातवां है, शिक्षक को समावेशी शिक्षण पद्धति का पालन करना चाहिए।
इससे विविध प्रतिभा वाले बालकों की मानसिक अवस्था में कम प्रतिभाशाली बच्चों को लाभ मिलता है। इस तरह से एक तरफ प्रभावशाली शिक्षण पद्धति को बल मिलता है और दूसरी तरफ सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने में सफलता मिलती है। कक्षा संप्रेषण के सोपान, स्टेप ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो पहला क्या है? शिक्षार्थी में रुचि उत्पन्न करना। एक अच्छे व प्रभावशाली कक्षा संप्रेषण के लिए शिक्षार्थी में रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। कक्षा जब आरंभ हो तो छात्रों को विषय वस्तु के बारे में यह बताना जरूरी होता है कि यह विषय वस्तु उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण है। छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए विषय को कहानी की तरह शुरू करना चाहिए, क्योंकि भावनात्मक संप्रेषण तथ्यों से ज़्यादा आवश्यक होता है। दूसरा है विषय को संगठित करना। कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत विषय वस्तु को संगठित करना एक महत्वपूर्ण सोपान है। विषय वस्तु को संगठित तरीके से यदि पढ़ाया जाता है तो छात्रों को उस विषय वस्तु को आत्मसात करने में सहायता मिलती है। विषय वस्तु को संगठित करने के लिए पाठ्य पुस्तक को तार्किक रूप से संचित करना, उसको एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना, फिर उसके साथ समस्याओं को रखना और कालक्रम के अनुसार घटनाओं और प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। तत्पश्चात उस समस्या का समाधान विकसित किया जाता है। तीसरा है उद्देश्यों के अनुरूप पूर्वालोकन। कक्षा संप्रेषण के दौरान एक बार पढ़ाने के बाद विषय वस्तु से संबंधित प्रमुख विचारों और अवधारणाओं को दोहराना, छात्रों को उनके महत्व पर बल देना, मुख्य बिंदुओं और विपरीत विचारों की संक्षेप में तुलना करना आदि शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने में सहायता करते हैं। चौथा है प्रतिपुष्टि। एक अच्छे शिक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि वे इन बातों की जानकारी रखें कि छात्र कक्षा संप्रेषण के दौरान किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। छात्र प्रश्न पूछने या उत्तर देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं या नहीं, या फिर उनका ध्यान कहीं और है। कुशल शिक्षक यदि इस प्रकार की जानकारी या गतिविधि से परिचित होते हैं तो वे संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण कर सकते हैं।